Welcome to Can Study Point, and this is a special class for TGT English. I am Preeti ma'am and I am here to help you in your preparation of TGT English. Now, let's start. Questions based on जॉन मिल्टन. इसके पहले हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि जॉन मिल्टन पर बेस्ड थे. तो आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे. क्वेश्चन नंबर 51 है, वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज निकनेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स. अब अंडर ग्रेजुएट से पता चल रहा है कि ये कॉलेज की बात है क्योंकि अभी अंडर ग्रेजुएट थे वो. तो कौन से पोएट थे जो अंडर ग्रेजुएट थे जिस टाइम पे? तो उनके जो फेलो अंडर ग्रेजुएट्स थे उन्होंने उनको एक निकनेम दिया हुआ था, द लेडी ऑफ द क्राइस्ट. आप सभी जानते हैं कि जॉन मिल्टन को कहा गया था क्योंकि जॉन मिल्टन बहुत ही ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन के थे, यानी बहुत ज्यादा इनका कलर बहुत बहुत ज्यादा फेयर था, इसलिए इनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता था. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जॉन मिल्टन. ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया, पहला राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंटेड द सिटी इज अ सोनेट रिटन बाय. ये सोनेट किसने लिखा था? व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड द सिटी. तो ये सोनेट लिखा था जॉन मिल्टन ने. ठीक है, जॉन मिल्टन इसका सही आंसर है. अब आप जॉन मिल्टन का ये एक सोनेट अच्छी तरह से, जहां पे आप जॉन मिल्टन के बारे में नोट्स बना रहे हैं वहां पे इस पॉइंट को भी नोट डाउन करिए कि व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड द सिटी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी. ये क्या है? एक सोनेट है, ओड है, मॉस्क है या पेस्टोरल एलेजी है? तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये एक ओड है, और वैसे इसका फुल नेम जो था वो था ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी. तो उसके फुल नेम में भी ओड है. इससे भी आपको याद रहेगा कि इट इज अ फॉर्म ऑफ ओड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन. तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. पहला ऑप्शन है आपका नोवम आर्गेनम, दूसरा है आपका डी डॉक्ट्रिना क्रिस्ट्रीना, इसके बाद है इंडेमियन, इसके बाद है प्रोथैलेमियन. तो यहाँ पर जो आपका वर्क है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्ट्रीना, ये जॉन मिल्टन ने लिखा था. ठीक है, ये आपके 4 नाम है, इनमें से डी डॉक्ट्रिन क्रिस्ट्रीना ये आपका लिखा हुआ था. डॉक्ट्रिना होता है, यहाँ पे ई लिख गया यहाँ पे गलती से, इसको डॉक्ट्रिना पढ़ेंगे यहाँ पे. ठीक है, इसको बच्चों डॉक्ट्रिना पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग की मिस्टेक हो गई है. तो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना है. तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि ये जो नोवम ऑर्गेनम है ये बेकन का वर्क था. ठीक है, आप अगर नोट्स को बना रहे हैं तो बहुत प्रॉपर वे में बनाइए, किसी क्वेश्चन को हर तरह से समझिए. बेकन, जब आप बेकन के बारे में पढ़ेंगे तो बेकन का आप वहां पे नोट करेंगे नोवम ऑर्गेनम बेकन ने लिखा था, एक फिलोसॉफिकल वर्क था. इसके बाद एंडेमियन जो है वो जॉन कीट्स की पोयम है, जॉन कीट्स की, JOHN कीट्स, जॉन कीट्स की पोयम है. ठीक है, और प्रोथैलेमियन एक पोयम है एडमंड स्पेंसर की. ठीक है, किसकी है? एडमंड स्पेंसर. ये भी आपको याद रखना जरूरी होगा कि नोवम आर्गेनम और एंडेमियन और प्रोथैलेमियन इनके जो ऑथर्स हैं वो कौन है, क्योंकि अगर आपको बाय चांस एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपका एंडेमियन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है या प्रोथैलेमियन से आ जाता है या नोवम ऑर्गेनम से आ जाता है तो भी आप इजीली उसको कर पाएंगे. तो अच्छी तरह से याद रखेंगे, नोवम ऑर्गेनम बेकन का था, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना जॉन मिल्टन का था, एंडेमियन जॉन कीट्स की एक पोएम थी, वो प्रोथैलेमियन एडमंड स्पेंसर का था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी वीक इज माइजरेबल डूइंग और सफरिंग. ये एक आपकी लाइन है, पूछा गया है फ्रॉम विच बुक हैज इट बीन टेकन. कौन सी बुक से ये लिया गया है? टू बी वीक इज माइजरेबल, डूइंग और सफरिंग, यानी कि कमजोर होना अपने आप में माइजरेबल होता है, डूइंग हो या सफरिंग हो. तो ये लाइन ली गई है पैराडाइज लॉस्ट से, रिटन बाय जॉन मिल्टन. आप सभी जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने लिखा था. तो पैराडाइज लॉस्ट की ये लाइन है, इसे आप नोट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one of the following works of Milton is a prose work, mention that. इसमें आपका प्रोज, जो इनका प्रोज वर्क है वो कौन सा है? तो बहुत अच्छी तरह से आप लर्न करेंगे इसको. एरियोपैगिटिका एक प्रोज वर्क है
और ये किस पर लिखा गया था, ये इसमें दो चीजें बहुत आती है। पहला क्वेश्चन तो ये कि इसका आपको नाम लर्न रखना है, एरियोपैगिटिका। ये किसने एरियोपैगिटिका लिखा था, जॉन मिल्टन ने। ये एक प्रोज वर्क है और ये किस चीज पर लिखा गया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, इसका ये टॉपिक था, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के लिखा गया था। तो इसको बहुत अच्छी तरह से आप जो है याद कर लेंगे। इसमें आप एक चीज याद कर सकते हैं कि जून 14 में एक इंग्लिश पार्लियामेंट ने एक लॉ निकाला था। वो एक था, आप ऐसे समझ लीजिए, एक लाइसेंसिंग ऑर्डर था। ठीक है, तो उसमें ये रिक्वायरमेंट होती थी कि जो सारी किताबें हैं वो अप्रूव होंगी बाय ऑफिशियल सेंसर बिफोर पब्लिकेशन। यानी कि कोई भी बुक अगर निकलेगी तो बिफोर पब्लिकेशन उसको एक जो ऑफिशियल सेंसर है उसके द्वारा अप्रूव होना जरूरी है। तो मिल्टन को लगता था कि इस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता में बहुत बड़ी बाधा आएगी, क्योंकि प्रेस जो होता है वो किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, स्वतंत्र रूप से चलना चाहिए। तो उन्होंने अपनी एक जो ये बुक लिखी थी एरियोपैगिटिका, इसमें एक प्लीडिंग थी फॉर द रिपील ऑफ द लॉ को रिपील किया जाए, लॉ को वापस लिया जाए। ठीक है, तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए था और ये एक प्रोज वर्क था बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे, हैज नो ट्रेस ऑफ पर्सनल एलिमेंट, कि उनमें पर्सनल एलिमेंट का कोई ट्रेस नहीं था। इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पासेजेस, उसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच दिया है, यानी कि जॉन मिल्टन की पर्सनल लाइफ उसमें कहीं ना कहीं मेंशन है। इज क्वाइट ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ है। देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो वर्ड को अच्छे से समझिए। ऑब्जेक्टिव वो होता है जो ऑब्जेक्ट को लेके चलता है, सब्जेक्टिव वो होता है जो पर्सन को लेके चलता है। सब्जेक्ट मीन्स पर्सन, यानी पोएट, अगर आप पोएट की जो पोएम है वो जिस भी विषय में लिखी है सिर्फ उसी को डिस्क्राइब करती है, तब तक तो वो ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जब पोएट को कहीं ना कहीं वो डिस्क्राइब करने लगती है स्वयं उस पोएट को जो कि लिख रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव हो जाती है। तो यहाँ पे है कि मिल्टन का पैराडाइज जो है वो क्वाइट ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी पर्सनल टच नहीं है। ठीक है, जो चीज ऑटोबायोग्राफिकल होगी वो सब्जेक्टिव ही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होना और ऑटोबायोग्राफिकल होना ये दो आपके समझ लीजिए ईस्ट और वेस्ट दो छोर है, बिल्कुल अपोजिट है। हैज नन ऑफ द अबव क्वालिटीज, इनमें कोई क्वालिटी नहीं है। तो देखिए आप अच्छी तरह से ये याद रखेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट पहले तो एक एपिक है। क्या है? एक एपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखेंगे। दूसरी बात है ये एक रिलीजियस वर्क है। ठीक है, इन मैनी वेज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्टन, और बहुत तरीके से इसको मिल्टन की ऑटोबायोग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पासेस। ठीक है, पूरी पोएम में यानी पूरे जो पैराडाइज लॉस्ट है इसमें कुछ पैसेज ऐसे हैं स्टैंड आउट होते हैं, जैसे कि नॉट बिकॉज दे पर्टिकुलरली एड द स्टोरी, कि वो एक अलग से कहानी ऐड नहीं करते, बट बिकॉज दे फॉर्म पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ द पोएट। यानी कि पोएट जो स्पिरिचुअली फील करता है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में लिखा है। तो इसलिए यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक नोटेबल है ये पोएम अपने ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है? तो देखो सबसे पहले आप समझिए कि हीरो कौन होता है। हीरो होता है एक्चुअल में जो यूजुअली प्रोटोगोनिस्ट होता है, यानी कि मेन कैरेक्टर होता है, या हम कह सकते हैं चीफ कैरेक्टर कह सकते हैं, या मेन कैरेक्टर कह सकते हैं, या प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं। एक्चुअली प्रोटोगोनिस्ट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये एक अपने आप में कंसेप्ट है जिसपे क्वेश्चन बनता है। तो प्रोटोगोनिस्ट क्या होता है? चीफ कैरेक्टर ऑफ द वर्क ऑफ द प्ले, जो भी है यह पोएम है। अब पैराडाइज लॉस्ट में क्या है, डिफरेंट व्यूज हैं ऑन द हीरो ऑफ द स्टोरी। ठीक है, यानी कि बहुत से लोग गॉड को हीरो मानते हैं, बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं जो एडम को मानते हैं, है ना। लेकिन जो मेजोरिटी है, अब इसमें हम और आप नहीं कह सकते, जो मेजोरिटी ऑफ द क्रिटिक्स है, यानी ज्यादातर क्रिटिक्स ने जो जिनके साथ स्टैंड करते हैं, दे स्टैंड विद सैटर्न एज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो यहाँ पर जो है वो सैटर्न को माना गया है। हालांकि कुछ साहित्यकारों ने गॉड और कुछ ने एडम को भी माना है। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन जो मेजोरिटी है क्रिटिक्स की उन्होंने सैटर्न को माना है। दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, दिस लाइन अकर्स इन। आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी इस लाइन को।
12th स्टैंडर्ड में यूपी बोर्ड में ये पोइट्री चलती है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और उसमें लाइन आती है जब वो बहुत शिकायत करते हैं जॉन मिल्टन से। जॉन मिल्टन बहुत शिकायत करते हैं भगवान से कि आपने मेरी आंखें छीन ली है, और अब भगवान मुझसे किन शब्दों में मुझसे ये अपेक्षा करेंगे कि मैं उनकी सेवा करूं, उनकी पोइट्री लिखूं। तो फिर उन्हें धीरे से ये एहसास हो जाता है अपने आप से कि नहीं, भगवान को किसी के गिफ्ट की आवश्यकता नहीं होती है, और भगवान की सच्ची सेवा वही है कि जो कुछ भी गॉड ने हमें दिया है उसे हम प्लीजेंटली एक्सेप्ट करें, खुशी खुशी यानी विलिंगली एक्सेप्ट करें। और लास्ट में फिर वो ये लाइन कहते हैं कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली वेट स्टैंड एंड वेट, कि भगवान की सेवा में तो लोग खड़े रहते हैं, वेट करते हैं कि शायद हमें कुछ सेवा का अवसर मिले और हम उनकी सेवा करें, यानी कि उन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये लाइन थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। ठीक है, छोटी सी पोयम है, वही बहुत बड़ी पोयम नहीं है, आप इसको प्रॉपरली रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिहाज से आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन प्रेज्ड फॉर इट्स। जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है वो किस बात के लिए प्रेज की जाती है? तो देखेंगे वो उसकी जो सबसे खास बात है वो है ग्रैंड स्टाइल। ठीक है, आफ्टर ऑल वो एपिक है, और एपिक एपिक के स्टाइल में ही होता है, ग्रैंड स्टाइल में होता है मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी किताबें हैं? आप सभी जानते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट में 12 किताबें हैं। कितनी है? 12 किताबें हैं, यानी कि 12 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसन एगोनिस्टिस बाय मिल्टन इज। सैमसन एगोनिस्टिस जो मिल्टन ने लिखा है वो क्या है? सैमसन एगोनिस्टिस एक प्ले है। और कैसा प्ले है भाई? ये जॉन मिल्टन का प्रोफाउंड ट्रीटमेंट है, एक बिब्लिकल स्टोरी है। अब बिब्लिकल स्टोरी क्या होती है? देखिए, नाम से पता चलता है अगर बिब्लिकल स्टोरी है तो बाइबल से रिलेटेड हो गई ना, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गई, ये रिलीजियस टच लिए हुए होती है। ठीक है, तो सैमसन एगोनिस्टिस भी इस तरह की एक बिब्लिकल स्टोरी है इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी, एक प्रकार की क्लासिकल ट्रेजेडी की फॉर्म में है। तो सैमसन एगोनिस्टिस इज अ प्ले। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हियर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल पोएम बाय मिल्टन। मिल्टन के की पेस्टोरल पोएम कौन सी है? तो यहाँ पे पेस्टोरल पोएम है लिसिडस। ऑप्शन नंबर सी, लिसिडस। लिसिडस एक पहले आप समझ लेंगे कि एक पेस्टोरल पोयम है, पेस्टोरल इलेजी है। और ये किस लिए था? इन्होंने अपनी फ्रेंड के जाने पर, यानी कि उनकी मृत्यु पर ये कोमेमोरेट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड को एक याद कर रहे हैं इस पोएम के माध्यम से। तो ये लिसिडस इस पोएम का नाम है, और ये पेस्टोरल पोएम की कैटेगरी में आती है। और एक बात आप समझ लीजिए कि जो पेस्टोरल होता है, पेस्टोरल पोइट्री है, वो किस जेनर में आती है? पेस्टोरल पोइट्री एक ऐसा जेनर है जो नरेट करता है द प्योरिटी ऑफ रूरल लाइफ। देखिए, जो आपका पेस्टोरल वर्ड है, ठीक है, पेस्टोरल पोइट्री, कोई भी अगर पेस्टोरल पोइट्री होगी तो वो क्या करती है? विच नरेट्स the purity of रूरल लाइफ। ठीक है, जो आपका ग्रामीण जीवन है उसकी शुद्धता को, उसकी प्योरिटी को जहां पे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो मोस्टली आपको इसमें शेफर्ड बॉय मिल सकते हैं, इस तरह की चीजें मिलेंगी, तो वो पेस्टोरल पोएम होती है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, लिसिडस एक पेस्टोरल पोएम है, वेरी गुड, बट पेस्टोरल पोएम एक्चुअल में क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इलेजी, जैसे हमने बोला पेस्टोरल इलेजी है, तो इलेजी क्या होता है? इलेजी बीइंग अ पोएम कैसे लिखी जाती है? रिटन ऑन द डेथ ऑफ सम नियर और डियर वन, किसी नियर या डियर वन की डेथ पर लिखा जाता है। ठीक है, अब दो चीजें हो गई, जो पेस्टोरल इलेजी हो गई, भाई इलेजी क्या है? वो किसी की डेथ पे लिखी जाती है। और पेस्टोरल पोएम क्या है? जिसमें रूरल लाइफ की प्योरिटी को दर्शाया जाता है। तो पेस्टोरल इलेजी जो है, जो कि ये है, रिलेट्स टू बोथ, दोनों चीजों को रिलेट करेगी, डेथ को भी और रूरल लाइफ को भी। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर in which the writer's characters is very clearly reflected। मिल्टन की पोइट्री एक ऐसा दर्पण है जिसमें जो राइटर के कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ही स्पष्ट तौर पे रिफ्लेक्ट होते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जो कि मिल्टन के बारे में कहा गया था, एंड इट इज बाय मैकमिलन।
मैकमिलन यहाँ पे सही आंसर है। मैकमिलन का स्टेटमेंट है, आप नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आप थोड़ा थोड़ा सा रेगुलरली अगर आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज आपके लिए अब मुश्किल नहीं होने वाली है। तो मैकमिलन का ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। मैकमिलन ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था? एम से मैकमिलन है, एम से मिल्टन है, याद रखेंगे दोनों एम वाले हैं। मैकमिलन ने मिल्टन की पोएट्री के लिए बोला था कि मिल्टन की पोएट्री एक मिरर है जिसमें राइटर के जो कैरेक्टर है वो बहुत ही क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ मिल्टन कब से कब तक है? तो यहाँ पे सही आंसर है आपका 1621, 20, 25, 28, 1625 से 1660। ये आपका तीसरा ऑप्शन है, 1625 से 1660, 1625, फ्रॉम 1625 टू 1660। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एज ऑफ मिल्टन हैज 3 काइंड्स ऑफ पोएट। जो मिल्टन का एज था उसमें 3 तरह के पोएट्स थे, तो वो कौन से थे? अब देखिए, ये जो ऑप्शन इस तरह से दिए जाते हैं कि इन ऑप्शंस में 3 चीजें दी हुई हैं, 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स दी है, तो इनमें से एक सही हो सकता है, 2 सही होते हैं, लेकिन तीनों सही होंगे जिसमें दैट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। देखिए, मिल्टन को प्योरिटन कहा जाता है, आपको अच्छी तरह से पता है, तो प्योरिटन भी इसमें आएगा। इस प्रकार से आपका सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्योरिटन प्योरिटन बोलते थे ना, तो इसलिए अब आपके ए और ये 2 बचे ना। अब देखेंगे, एक में है रिलीजियस और हीरोइक, और एक में है आपका मेटाफिजिकल और कैवेलियर। तो आपने पढ़ा होगा प्योरिटन के साथ साथ कैवेलियर पोइट भी हुए हैं और मेटाफिजिकल भी हुए हैं। सो राइट आंसर इज बी। ठीक है, एज ऑफ मिल्टन में लिखेंगे मेटाफिजिकल पोइट्स, कैवेलियर पोइट्स एंड प्योरिटन। नेक्स्ट है, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने कब लिखी थी? तो उन्होंने कब लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट? आपको पता था कि 1661 में जो मिल्टन थे वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, पूरी तरह से अंधे हो गए थे, है ना, क्योंकि इनको एक बीमारी हो गई थी, ग्लूकोमा नाम की आंखों की एक बीमारी होती है। फिर भी वो लिखते रहते, कंटिन्यू लिखते रहते पैराडाइज लॉस्ट, और ये अपनी बेटियों को यूज करते थे, बेटियों का की मदद लेते थे लिखने में, और 1665 में इसको जाके इन्होंने कंप्लीट किया है। तो जाहिर सी बात है ये इनकी लाइफ का कौन सा फेज था? लास्ट फेज था। ठीक है, लास्ट फेज था। ये आपका ऑप्शन नंबर बी। अब अगर आपका पूछ लेंगे मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, तो ये इन्होंने शुरुआती फेज में लिखा था। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क रिटन बाय मिल्टन। जो मिल्टन ने लिखा है उनमें से मास्क क्या है? तो कोमस मास्क है। बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए, कोमस। अभी मैंने आपको जो ऑप्शन नंबर बी है एरियोपैगेटिका, ये एक प्रोज वर्क है, मैंने आपको बताया था, प्रोज वर्क था ना, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पे लिखा गया था। और लिसिडस के बारे में आपने क्या पढ़ा बेटा? पेस्टोरल इलेजी है ये एक। ठीक है, तो आप अगर सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आई थिंक आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोमस एक मास्क है जॉन मिल्टन का, वेरी सिंपल। इन विच पोएम द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। कभी कभी अकेलापन जो होता है वो सबसे अच्छा समाज होता है, मतलब सबसे अच्छा समाज है कि अकेले रहो। तो ये लाइन ली गई है पैराडाइज लॉस्ट से। इसके पहले हम लोगों ने पैराडाइज लॉस्ट की लाइन पढ़ी थी, उस लाइन को भी हमें नोट करना है। और इसके बाद जो ये हम लोगों ने भी बोला है कि सोलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी, यानी कभी कभी जो आपका सोलिट्यूड होता है ना वो बेस्ट सोसाइटी होता है, सबसे अच्छा समाज होता है। तो ये लाइन आपको अच्छी तरह से याद करनी है। इसके पहले हम लोगों ने एक लाइन और पढ़ी थी, टू बी वीक इज माइजरेबल, डूइंग और सफरिंग, वो भी पैराडाइज लॉस्ट की लिखी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। तो देखिए, सबसे पहला तो ये कि डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था। इसके बाद अब पूछा गया है, ये डाउट करता है ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? रूढ़वादिता। ऑर्थोडॉक्स से रूढ़िवादिता ऑफ किसका? पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट एक्चुअल में ये एक हेरेटिकल ट्रीट है, और ये कास्ट करता है डाउट को ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट को। तो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना इज रिटन बाय जॉन मिल्टन एंड इट कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। कोमस बाय जॉन मिल्टन इज, कोमस क्या है? कोमस अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि कोमस क्या था भाई? कोमस हो मास्क, हाइम, एपिक या लिरिक। अभी आपने बहुत जल्दी पढ़ा है कि कोमस एक मास्क है। ठीक है, मॉस्क। मिल्टन वॉज अपॉइंटेड
टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। मिल्टन को इन्होंने कौन सा ऐसा वर्क लिखा था जिसकी वजह से इनको लैटिन सेक्रेटरी बनाया गया था क्रॉमवेल गवर्नमेंट में। एक बात याद कर लीजिए, क्रॉमवेल गवर्नमेंट में इनको लैटिन सेक्रेटरी बनाया गया था। तो आप सोचिए पैराडाइज लॉस्ट के लिए नहीं बनाया गया था। जाहिर सी बात है, जैसे कोई राजशाही पद अब मिला है तो वर्क भी कुछ राजशाही टाइप का ही होगा, कुछ ऐसा वर्क होगा जो कुछ किंग्स के लिए होगा या कुछ ऐसे नोबल पर्सन्स के लिए होगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक वर्क लिखा था ऑन द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। इस कार्य से या इस वर्क से खुश होकर के इनको क्रॉमवेल की गवर्नमेंट ने लैटिन सेक्रेटरी का पद दिया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑन द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। सैमसन एगोनिस्टिस shows Milton's desire to bring over into English। सैमसन एगोनिस्टिस क्या शो करता है? तो क्या शो करता है? द माइथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो द ग्रेविटी ऑफ एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज द स्टोरी ऑफ सैमसन वॉज akin to his own life the bitter irony with which he could write। तो जो सैमसन एगोनिस्टिस है ये जो ग्रेविटी है, जो काम डिग्निटी है ग्रीक ट्रेजेडीज की, उसको ब्रिंग ओवर करना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एल एलिजरो एंड इल पेंसेरोसो मीन्स। तो देखिए, आप ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के आएगा। आप अभी पहली बार आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन आ रहा है, आप बिल्कुल देख लीजिए। ये दोनों लाइन हमेशा साथ साथ आएंगी, एल एलिग्रो और इल पेंसरोसो। तो ये जो आपका एल एलिग्रो है, इसका मतलब होता है खुशहाल व्यक्ति, और ये जो इल है, इल से इल याद रखेगा, यानी कि अनहैप्पी मैन, दुखी मैन। ठीक, परेशान व्यक्ति। पहला वाला खुशहाल हो गया, खुश हो गया, दूसरा वाला परेशान हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे जिसमें लिखा है ब्लाइंड वाला वो तो हो ही नहीं सकता, जिसमें लिखा है फिलोसोफर ये भी नहीं हो सकता, जिसमें लिखा है डेस्परेट मैन और पेंसिव। तो देखिए डेस्परेट भी तो कुछ, डेस्परेट का मींस जॉयस तो नहीं होता ना, अपोजिट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, द जॉयस मैन एंड मेडिटेटिव मैन। जॉयस मैन खुश व्यक्ति होता है और मेडिटेटिव जो बहुत चिंतनशील प्राणी होता है, बहुत चिंतन करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत ज्यादा आता है, घुमा फिरा के आएगा, 100% आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा। ठीक है, तो एल एलिग्रो ये हो गया हैप्पी या जॉयस, ये हो गया सैड या मेडिटेटिव या अनहैप्पी। ठीक है, अगर यहाँ पे अनहैप्पी लिखा होता तो भी सही था, लेकिन इस वाले ऑप्शन को हम इसलिए सही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, द पैराडाइज लॉस्ट वॉज कंप्लीटेड बाय। यहाँ पे पूछा गया है कि जो पैराडाइज लॉस्ट थी वो कब कंप्लीट हुई, यानी कब मतलब तैयार हुई, पूरी पूर्ण हुई। तो ये हो जाएगा 1665, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज रिटन व्हेन द पोएट एज वाज। देखिए, हाँ मैंने आपको बताया था ना कि अगर क्वेश्चन इसका फुल नेम जो होता है वो ओड, उसमें लिखा होता है ओड ऑन द, लिखा होता है ना ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था, तो ये एक ओड है, ये पूछा गया था क्या है, तो ये एक ओड है, याद रखेंगे, इसको बार बार भूलेंगे नहीं। और जब इन्होंने लिखा था तब ये कॉलेज में थे और इनकी एज कितनी थी, मात्र 21 वर्ष, ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। ओके, ही वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। मिल्टन की जो सैमसन एगोनिस्टिस है वो क्या है, तो सैमसन एगोनिस्टिस एक प्ले है, ये तो आप सभी जानते हैं। ऊपर के तीनों प्ले नहीं है, इलेजी प्ले होता नहीं है, ओड प्ले होता नहीं है, देखिए ये लिखा हुआ है, और एपिक भी प्ले नहीं होता है, तो अ क्लासिकल ट्रेजेडी, दिस इज द राइट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम ब्लाइंड। इनमें से कौन था जो ब्लाइंड हो गए थे, तो आप सभी जानते हैं जॉन मिल्टन थे। नेक्स्ट, पैराडाइज रीगेन्ड वाज द वर्क ऑफ। अब पैराडाइज रीगेन्ड किसका वर्क था, तो जो पैराडाइज लॉस्ट जिन्होंने लिखी उन्होंने पैराडाइज रीगेन किया, जिन्होंने लिखा स्वर्ग गया उन्हीं ने लिखा स्वर्ग आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर है, जॉन मिल्टन। ठीक है, आगे देखिए, पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, पैराडाइज लॉस्ट में कितनी किताबें थी,
12 किताबें थी। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है, दिमाग में बैठा लीजिए। पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स थी। अगला क्वेश्चन, लिसिडस इज मिल्टन्स। लिसिडस क्या है? मिल्टन की। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ये एक पेस्टोरल इलेजी है, तो ये एक पेस्टोरल इलेजी हो गई। अब इसमें पेस्टोरल और इलेजी दोनों के मीनिंग को अलग अलग मैंने समझाया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इलेजी डेथ से मैटर करती है और पेस्टोरल रूरल लाइफ पे फोकस करती है। ये पेस्टोरल इलेजी है जिसमें दोनों कंसर्न है। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन? ये कंप्लीट कब हुई थी? तो 1665 में कंप्लीट हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट। मिल्टन में हमेशा एक एफर्ट दिखता है, कोशिश दिखती है। इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी। शेक्सपियर में तो मुश्किल से दिखती है। अब ये एक प्रकार की प्रशंसा है विलियम शेक्सपियर के लिए और उनके लिए एक कमेंट है। देखिए, जैसे आप किसी चीज को लिखते हैं तो आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, और कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो उसी काम को बहुत इजीली कर लेता है, बहुत कंफर्टेबल फील करता है और बिल्कुल भी उसको लगता नहीं कि उसने कुछ एफर्ट किया है। तो कहा गया कि मिल्टन में हमेशा एफर्ट दिखाई देता है, लेकिन शेक्सपियर में स्कार्सली नहीं। शेक्सपियर में कोई नहीं दिखता। तो ये कौन थे जिन्होंने ये क्रिटिसिज्म दिया था? तो ही वॉज विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट कहाँ गया? ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एपिक? इनमें से एपिक कौन था? तो सभी जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट एपिक था। पैराडाइज लॉस्ट एपिक था, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए। कि वर्ड्स की डेफोडिल पोयम थी। कोलरिज का कुबला खान, किट की हाइपेरियन, ये भी पोइट्री है। तो पैराडाइज लॉस्ट पोइट्री क्या आती है? ओड की फॉर्म, सॉरी एपिक के फॉर्म में। हु ओवरकम्स? देखिए कौन कहता है? बाय हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो। ये लाइन कहां से ली गई है? ये लाइन भी पैराडाइज लॉस्ट की है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। पैराडाइज लॉस्ट में आपने जितनी भी लाइंस पढ़ी हैं, इस तरह की जो क्वेश्चन अलग से आता है, इन्हें नोट करिए। हु कॉल्ड शेक्सपियर? किसने विलियम शेक्सपियर को कहा था स्वीटेस्ट शेक्सपियर? फैंसीज चाइल्ड, जॉन मिल्टन ने कहा था। जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या कहा था? ठीक है, तो कहा था स्वीटेस्ट शेक्सपियर एंड फैंसीज चाइल्ड। द एज ऑफ मिल्टन व्हेन ही रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, कितने वर्ष के थे वो? तो यहाँ पे 20, 23, 43, 47। यहाँ पे बेटा चारों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि ही वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, कंफर्म रखिएगा माइंड में, 21 ईयर्स ओल्ड इसका सही आंसर होगा। लिसिडस वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, अभी मैंने आपको बताया लिसिडस एक पेस्टोरल इलेजी है जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी थी, और किसकी मेमोरी में लिखी थी, किसकी याद में लिखी थी? एडवर्ड किंग की। ठीक है, एडवर्ड किंग जो कि जॉन मिल्टन के फ्रेंड थे, और एक एक्सीडेंटल डेथ थी इनकी, डूबने से इनकी मृत्यु हुई थी। एडवर्ड किंग जो कि जॉन मिल्टन के बहुत अच्छे मित्र थे, और डूबने से इनकी मृत्यु हुई थी, और इनकी मृत्यु पर इन्होंने लिसिडस लिखा था। मिल्टन वॉज बोर्न इन ब्रैड स्ट्रीट लंदन। मिल्टन का जन्म हुआ था ब्रैड स्ट्रीट लंदन में। किस वर्ष हुआ था? 1608, 1608 में जन्म हुआ था। तो ये तो आपको जब स्टार्टिंग में आपने जॉन मिल्टन को पढ़ा है तभी आपने नोट कर लिया था, और आई थिंक आपको लर्न भी होगा। 1608 में इनका जन्म हुआ था इन ब्रैड स्ट्रीट लंदन। जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, 1652 में अंधे हुए। व्हाट अदर इवेंट इज पेक्यूलियर इन द ईयर? जिस वर्ष ये अंधे हुए हैं उस वर्ष और कौन सी पेक्यूलियर इवेंट हुआ? तो वो इवेंट था हिज वाइफ डाइड। इनकी आंख और इनकी पत्नी दोनों एक ही वर्ष में इनसे दूर गई। ठीक है, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कोमस इज, कोमस क्या है? किसी भी तरह से आएगा, बहुत आता है। कोमस एक मॉस्क है, रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कोमस एक मॉस्क है। नथिंग इज फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम, डिस्प्राइज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर,
एंड व्हाट मे क्वाइट अस इन डेथ सो नोबल। ये लाइन कहाँ से ली गई है? सैमसन एगोनिस्टिस। ये एक क्लासिकल ट्रेजेडी है, एक प्ले है, रिटन बाय जॉन मिल्टन। विच वन वॉज मिल्टन्स फेवरेट? अब देखिए मिल्टन ने तो लिखा ही था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें मिल्टन का फेवरेट क्या था। ठीक है, तो देखेंगे मिल्टन जो है ने अपनी सभी रचनाएं सबको प्रिय ही होती हैं, लेकिन फिर भी जो इनका फेवरेट वर्क था वो था पैराडाइज लॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए। थीम ऑफ एरियोपैगेटिका इज, अभी आपने पढ़ा था, ये एक प्रोज वर्क था जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, बताया था अभी मैंने आपको, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर लिखा गया था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। प्रेस का मतलब यहाँ पे किससे है? प्रेस। What was Paradise Lost? When was Paradise Lost published? जो Paradise Lost थी वो कब पब्लिश हुई थी? 1667, 1667 में। मिल्टन की एरियोपैगेटिका कंसर्न विद, किस चीज से कंसर्न रखती है? लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स। तो लिबर्टी और फ्रीडम एक ही चीज होती है, लिबर्टी ऑफ प्रेस यहाँ पे सही आंसर। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने लिखा था। द वुमेन कैरेक्टर डेलिला अपीयर्स इन, जो वुमेन कैरेक्टर डेलिला है वो किस में लिया गया है? डेलिला कैरेक्टर कहाँ से है? तो डेलिला कैरेक्टर जो है वो सैमसन एगोनिस्टिस का एक कैरेक्टर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। सैमसन की पत्नी थी ये। अगला क्वेश्चन है, हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क अबाउट मिल्टन? मिल्टन के बारे में किसने कहा था? मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ठीक है, इसको याद रखने का एक तरीका भी मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है ब्लैक। ठीक है, ये विलियम ब्लैक इनका पूरा नाम था। और याद रखना कि मिल्टन के बारे में ये डेविल्स पार्टी इनको किसने कहा था? तो डेविल का मतलब आप सभी जानते हैं, डेविल का फेवरेट कलर ब्लैक ही होता है, क्योंकि भूत पिशाच राक्षस जो भी हैं वो रात को ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और उनका कलर ब्लैक होता है। तो अब यहाँ पे हालांकि ये ब्लैक कलर नहीं है, विलियम ब्लैक जी हैं, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि विलियम ब्लैक ने कौन सा कमेंट किया था, कौन सा एक क्रिटिसिज्म दिया था? मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी। तो डेविल पार्टी जिसमें आएगा वो ब्लैक का स्टेटमेंट है, बस इतना रट लो। डेविल पार्टी जो स्टेटमेंट था वो किसका था? इट वॉज गिवन बाय ब्लैक। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन एक छोटा सा क्लू माइंड में रखिए कि आप अगर भूलने भी लगे तो आपको एक छोटे से वर्ड से याद आ जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, अच्छा ये ब्लाइंड ही हो गए थे कितनी एज में? तो ये हो गए थे 44 की एज में। जब ये 44 साल के थे तब ये पूर्णतः क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। 44। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें कितनी किताबें हैं? बहुत बार हमने इस चीज को पढ़ा है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में 12 किताबें हैं, यानी कि 12 बुक्स हैं, 12 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन भी जॉन मिल्टन ने लिखी है और ये एक प्रोज वर्क है। ठीक है, जॉन मिल्टन, एक मिनट, जॉन मिल्टन का है और ये एक प्रोज वर्क है, प्रोज वर्क है। अगला, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय, जो लाइफ ऑफ मिल्टन है वो किसने लिखी है? सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है, ये तो मिल्टन के विषय में लिखा गया है और सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। इसका सही आंसर है सैमुअल जॉनसन। इन विच ईयर मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड? मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट थी वो कब पब्लिश हुई थी? 1667 में, 1667। ऑप्शन नंबर सी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप कई बार पढ़ चुके हैं और बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे और बिल्कुल माइंड में बात को सेट कर लेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रह जाए। ठीक है, तो कौन से साल में मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी? 1667, 1667। इन विच ईयर मिल्टन लिसिडस वॉज रिटन? मिल्टन की लिसिडस किस साल लिखी गई थी?
ये लिखी गई थी 1637 में, 1637 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। ये लाइन किससे ली गई है? ये लाइन भी लिखी गई है पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है, माइंड का अपना एक प्लेस होता है और ये इटसेल्फ मतलब खुद बनाता है, हेवन को हेल बना देगा और हेल को हेवन बना देगा। यानी हमारा माइंड होता है, ये हमारा मस्तिष्क कैसा होता है जो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना देता है। पैराडाइज लॉस्ट में ये लाइन कही गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपने समझ लिया है। राइट आंसर आपका पैराडाइज लॉस्ट है। द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्टिस वाज, आपको अच्छी तरह से पता है सैमसन एगोनिस्टिस एक क्लासिकल ट्रेजेडी है जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया? जॉन मिल्टन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑफ विच पोएम, कौन सी पोएम है, इज द फॉलोइंग लाइन अपार्ट, ऑफ विच पोएम इज द फॉलोइंग लाइन अपार्ट, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न। ये किसे ली गई है? फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न। तो ये एक वर्क है, एक पोएम है जिसकी ये लाइन है। ठीक है, और ये लाइन लिखी गई है ग्रेस इलेजी, ग्रे के इलेजी से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टिस? सैमसन एगोनिस्टिस जो है वो किस तरह का वर्क है? तो ये एक प्रकार का प्ले है, आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो इसको एक वर्स, इसको वर्स प्ले बोलते हैं। ठीक है, मिल्टन क्या थे? देखो, मिल्टन को प्योर एलिजाबेथन नहीं कहते हैं, बिलेटेड एलिजाबेथन कहते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखेंगे, इनको प्योर एलिजाबेथन नहीं है, ये बिलेटेड एलिजाबेथन कहलाते हैं। ठीक, हु सेड, किसने कहा था? मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन तुम्हें इस और पे होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये मिल्टन से कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप याद करिए कि ये पोयम किसने लिखी थी मिल्टन के विषय में? एक लिखी गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, पोयम लिखी गई थी। ठीक है, लंदन। तो इस यहाँ पे सही आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। चीजों को एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेटा आसान हो जाएगा। कंप्लीट दिस सेंटेंस, मिल्टन पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। हाँ, अब मिल्टन के स्टाइल को जनरली क्या कहते हैं? सभी जानते हैं कि मिल्टन की पोएटिक स्टाइल बहुत ही ग्रांड थी। ठीक है, शानदार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में ग्रैंड लिखा हुआ है, ग्रैंड मैनर था उनका, जॉन मिल्टन का। अच्छी तरह से याद रखेंगे सभी बच्चे। अगला, कोमस इज, कोमस क्या है? कोमस एक मास्क है, मॉस्क। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does मिल्टन एक्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट? किसको मिल्टन जो है वो एक्यूज करते हैं? एक्यूज करने का मतलब हो गया आरोप लगाते हैं, एज द सेंस ऑफ बिलियन फ्लाउन विद इंसोलेंस एंड वाइन। तो ये किसको, अच्छा पैराडाइज लॉस्ट में ये जो एक्यूज है ये किसके लिए इन्होंने किया है, किसको एक्यूज किया है? ये किया था द एंग्लिकन क्लर्जी, क्लर्जी जो चर्च के पादरी होते हैं उनको बोला जाता है। तो द एंग्लिकन, यहाँ पे बेटा क्लर्जी है लेकिन ये गलत छप गया है, इसको सी समझेंगे। ठीक है, ये बेटा सी है तो इसको क्लर्जी पढ़ेंगे आप, क्लर्जी। ठीक है, मैं अलग से लिखे दे रही हूं यहाँ पे। एक मिनट, क्लर्जी बेटा। ठीक है, तो ये क्लर्जी हो गया यहाँ पे एंग्लिकन क्लर्जी। मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। अभी आपने पढ़ा था मिल्टन की पोएट्री एक ऐसा दर्पण है जिसमें राइटर का जो वो होता है आपका कोई भी कैरेक्टर, वो बहुत ही क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये स्टेटमेंट दिया गया था पैटरसन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
whom does मिल्टन accuse in Paradise Lost as the sons of ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसका भी सही आंसर होगा द एंग्लिकन क्लर्जी। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बाद दोबारा ये आ गया स्लाइड में, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी एंड मुझे उम्मीद है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। तो कोशिश करेंगे कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, पहले खुद आंसर देंगे, इसके बाद फिर आप मैंने आप आंसर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप बहुत अच्छे से समझेंगे, साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।